Good morning, students. Today we are going to start a very good topic, very interesting topic, current electricity. Before starting of this chapter, I will tell you that मैंने इसके लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक वेल प्रिपेयर नोट्स आपको दूंगा, तो आप बस देखते जाइए ध्यान से कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या कॉन्सेप्ट हूँ, उस पर आप फोकस रखिएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसके साथ साथ हर एक लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट भी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा टॉपिक क्या है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करेंट का क्या यूज है डेली लाइफ में? ये तो बहुत फनी क्वेश्चन हो गया कि विदाउट करेंट हम जो मॉडर्न लाइफ है इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये आप पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि करेंट क्या होता है। Current is the rate of flow of charge, rate of flow of charge through any conductor. Rate of flow of charge through any conductor is called current. I is equal to Q by T. Somewhere some books में ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। इन दोनों से आप कंफ्यूज मत होना। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था क्या, बी एवरेज, इसको हम आई एवरेज भी बोलते हैं समटाइम्स, आई एवरेज। जैसे हमने क्या पढ़ा था, बी एवरेज इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली लाइक दैट हमारा आई एवरेज कैसे डिफाइन होता है? टोटल चार्ज पासेस इन ए गिवन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें चार्ज हमेशा किसमें होगा? कूलम में। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। एंड टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। मतलब कि चार्ज हमेशा हमें कूलम में रखना है और टाइम हमें किसमें रखना है? सेकेंड में। भले यहाँ टाइम में आवर्स दिया हो, मिनट दिया हो, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेकेंड में ना। अब एक टर्म डिफाइन होता है आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस इज सेम एज आई एवरेज व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जब डेल्टा टी हमारा बहुत छोटा हो जाए तो आई एवरेज को ही हम क्या बोल देंगे? आई इंस्टेंटेनियस, एंड दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जैसे हमने बी इंस्टेंटेनियस पढ़ा था क्या, डी एस बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। लेकिन सिमिलरली लाइक दैट आई इंस्टेंटेनियस क्या है हमारा? डी क्यू बाई डी टी। तो हम डी क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन चेक कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ये बातें क्लियर होंगी सारी चीजें। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। जब हमारा चार्ज हम कूलम में होगा, टाइम सेकेंड होगा, तो आई एवरेज क्या आ जाएगा? एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि चार्ज हमारा कुछ और में है और टाइम हमारा कुछ और में, तभी हम उसको एम्पियर बोल रहे हैं। नहीं, चार्ज हमेशा कूलम में होगा और टाइम हमेशा सेकेंड में होगा, तब जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? एम्पियर। एंड वी नो दैट एम्पियर इज द वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक हमारा यूनिट्स क्या है? एम्पियर। ठीक है, अच्छा, अभी तक मैकेनिक्स में हमने 11th में कितने डायमेंशन का यूज किया था? कितने डायमेंशन का यूज किया था? 3 डायमेंशन का, मास, लेंथ एंड टाइम। अब इसमें क्या है? करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसके आगे वाले कोई भी जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें हमारा एक और डायमेंशन जुड़ जाएगा, एम्पियर। तो कौन कौन से डायमेंशन यूज होंगे? मास, लेंथ, टाइम एंड एम्पियर।
ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ ए बी क्रॉस सेक्शन, और इससे इस कंडक्टर से हमारा 2 कूलम चार्ज पास कर रहा है इन टाइम 2 सेकेंड, इन टाइम 2 सेकेंड। तो हमारा आई एवरेज क्या डिफाइन होगा, आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज पासेज अपॉन टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेम चार्ज 2 कूलम चार्ज पास हुआ इन 2 आवर, टाइम क्या दे दिया, टाइम चेंज कर दिया हमारा 2 आवर। पहले हमारा टाइम क्या था 2 सेकेंड, नाउ टाइम इज 2 आवर्स। व्हेन आई एवरेज इज इक्वल टू 2 कूलम चार्ज इन कूलम अपॉन, अब ये आवर हो गया, आवर को हमें किस में चेंज करना होगा, सेकेंड्स में। 2 आवर को मिनट्स में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लिकेशन इनटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा मिनट हो गया। और मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 60 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/3600 एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम चार्ज हमारा पास किया इन 2 सेकेंड तो हमारा करंट कितना आया 1 एम्पियर, एंड सेम चार्ज हमारा पास किया बट इन 2 आवर्स तो हमारा करंट कितना आया 1/3600 एम्पियर, which is very high. This is very high ampere and it is fatal also. It is fatal for human beings also. It is not fatal. It is बहुत कम है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा कूलम पर मीटर हमारी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि ये वायर जो था वो नॉन कंडक्टिंग वायर है, पहले मैं बता दे रहा हूँ नॉन कंडक्टिंग वायर है। अब ये वायर जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगा। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। हम क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन लेंगे, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन लेंगे और देखेंगे कि किसी टाइम t में कितना चार्ज हमारा इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इक्विवेलेंट करंट, नॉट करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ चार्ज इटसेल्फ नॉट मूव कर रहा है, जो जिस पर चार्ज रखा हुआ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट बोला, न कि करंट बोला। नाउ अब ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो लेट्स सपोज दैट इन टाइम t, इन टाइम t कितना लेंथ ऑफ वायर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, कितना लेंथ ऑफ वायर इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा। तो हमें पता है कि लेंथ इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लेंथ हो गया v इंटू टी। अब इस लेंथ में चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हमारा Q क्या आ गया लैम्डा इंटू v इंटू टी। नाउ करंट इज I average is equal to Q by T, that is equal to lambda V into T by T, and that is equal to lambda V। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नाउ इसी तरीके का हम एक सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इसी में हम एक सेकेंड क्वेश्चन करेंगे कि एक चार्ज रिंग है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग है ऑफ रेडियस r, और ये ओमेगा से, ये क्या हो रहा है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसमें जो चार्ज है वो क्या है Q।
Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रिंग। Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट करेंट। फाइंड इक्विवेलेंट करेंट, फाइंड इक्विवेलेंट करेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हम सेम उसी तरह करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब इसमें हमारा Q क्या दिया है, Q इज टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग ऑफ रेडियस r। तो हम एक चार्ज डेंसिटी निकालें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ Q अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब हम सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था कि एक टाइम t में कितना लेंथ हमारा पास करेगा, इन टाइम t कितना लेंथ पास किया, दैट इज इक्वल टू v इंटू टी। और v यहाँ पे क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, v तो हमारा दिया नहीं है, हमारा ओमेगा दिया है, दैट इज r ओमेगा। v क्या हो गया, r ओमेगा। अब इसमें हम चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा चार्ज की टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, वो आ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, Q आ गया हमारा क्या, लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी। तो लेंथ v इंटू टी इंटू चार्ज डेंसिटी इज Q बाई 2 पाई r। कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब v को हम क्या रख देंगे, r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा t q बाई t इंटू 2 पाई r। ऐसे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ओमेगा q बाई 2 पाई, ओमेगा q बाई 2 पाई। इसको ओमेगा को अगर हम 2 पाई f में लिख दें, 2 पाई f q बाई 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, f इंटू q या q बाई t, where f is the linear frequency, t is the time period। ठीक है, इस चार्ज का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया समझो कि अगर हमें आई एवरेज निकालना है, आई एवरेज, तो हम डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, f इंटू क्यू या q बाई टी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं आई इंस्टेंटेनियस पे। हम आई इंस्टेंटेनियस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज दैट थ्रू एनी कंडक्टर हमारा चार्ज जो फ्लो हो रहा है Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, and that is equal to 3t square plus 2t, 3t square plus 2t। तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हमारी चेंज होगी, जो चार्ज फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू हमारी चेंज होगी। ठीक है, हमें निकालना है क्या, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट वी हैव टू फाइंड, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करेंट instantaneous current when t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, आई टी निकालना है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट व्हेन t is equal to 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन t is equal to 2 is equal to 2 सेकेंड पे हमारा करंट कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई टी क्या होगा, हमने बताया था यहाँ चार्ज क्या है, हर एक टाइम पे चेंज हो रहा है, हर एक टाइम पे चेंज हो रहा है। आई टी क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। जब हर एक टाइम इंटरवल, वेरी टाइम इंटरवल पे, हर एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे हमारा जब चार्ज चेंज हो रहा होता है तो हम यूज करते हैं आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा 6t प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आई टी क्या आ गया, 6t प्लस 2 एम्पियर।
इस बात का ध्यान देना स्टूडेंट कि क्यूटी अगर कूलाम में दिया हो तभी आईटी हमारा किस में आएगा, एम्पियर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ t इक्वल 2 सेकेंड पे हमें करंट निकालना है, तो आई टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू आप पुट कर दो, 6 इंटू 2 प्लस 2 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 14 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमसे कभी ये पूछ दे कि 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज कंडक्टर से पास किया, हाउ मच चार्ज पासेस बिटवीन द टाइम t इक्वल टू 1 to 3 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टाइम हमारा सेम मान लो मतलब कि क्वेश्चन क्या है, एक सेम एक कंडक्टर है और इससे करंट IT पास हो रहा है एंड इट इज गिवन एज 6t प्लस 2, क्या दिया हुआ है, 6t प्लस 2 एम्पियर। और इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास किया, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को वही फिर से जो हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला IT क्या है हमारा, dq बाई dt। तो dq क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू IT dt। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेट करेंगे, dq को इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ इंटीग्रेट करना है, 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6t प्लस 2t का इंटीग्रेशन, 6t प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन टाइम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करिए जल्दी से फटाफट। इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। कांस्टेंट रखने का कुछ खास मतलब नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड की वैल्यू को 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस c माइनस 1 सेकेंड 3 इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस c। देख रहे हैं चीज से सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी हमें लिमिट पुट करना होता है तो हम कांस्टेंट कुछ नहीं रखते, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, जब हमें फंक्शन फाइंड करना हो, q का फंक्शन फाइंड करना हो, तब c की वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी हमें लिमिट पुट करना हो तो हम c या कांस्टेंट की फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, क्या है 27 प्लस 6 33 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 27 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा, जो करेंट का डायरेक्शन होता है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा करेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, ये बात है कि करेंट के पास मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी है, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बट इटसेल्फ इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों हो गया,
करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर में हमारा नहीं आता। जैसे अगर मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कि एक दो वायर से 90 डिग्री पे एक से 3 एम्पियर चार्ज पास हो रहा है और एक से 4 एम्पियर चार्ज पास हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस नोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक तीसरा वायर जोड़ दिया जाए तो इस वायर से कितना करंट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 7 एम्पियर। तो ये आंसर नहीं देगा ना कि 5 एम्पियर, जब लाइक दो वेक्टर को जोड़ना होता है 90 डिग्री पे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नहीं ना, नहीं, यहाँ पे तुम आंसर क्या दोगे 7 एम्पियर। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया, बट इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इसी क्वेश्चन में अगर हम इस 4 एम्पियर का डायरेक्शन ना लें और हमें आई फाइंड करना हो, क्या करना हो, आई फाइंड करना है, और 4 एम्पियर का हमें डायरेक्शन ना दिया हो तो हम आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब आई इस केस में क्या क्या हो सकता है, आई इस केस में 7 एम्पियर भी हो सकता है और आई इस केस में -1 एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, 7 एम्पियर कब होगा, 7 एम्पियर तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ जो करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, और अगर वही डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा -1 एम्पियर, और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा +7 एम्पियर। इसलिए बेसिकली मतलब कि करंट का जो डायरेक्शन वो सेंस ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में हमारा चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये हो गया। नाउ हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। इसके बारे में कंडक्टर यानी कि मेटल, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसमें जो कंडक्टर we know कि there are sea of electron, there are so much charge carriers in form of electrons। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंडक्टर में, तो कंडक्टर में जो हमारा करंट फ्लो होता है इट्स ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, होल्स होते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने, इसमें भी पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट होगा वो दोनों की वजह से होगा, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस की वजह से। सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होगा। ठीक है, तो लेकिन कंडक्टर में जो हमारा करंट होगा इट्स ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बट इंसुलेटर से कोई करंट हमारा पास नहीं होगा बिकॉज देयर आर नो चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट, इन इंसुलेटर। अब कोई चार्ज कैरियर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो हमारा करंट मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ बेसिकली इस चैप्टर में हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक अलग से ही चैप्टर है आपके पास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो करंट थ्रू कंडक्टर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक देखो लेते करंट डेंसिटी। अब करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ जे इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। डायरेक्शन ऑफ कैपिटल J is in the direction of positive charge flow। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट अपॉन एरिया। जैसे मान लो एक कंडक्टर है,
एक कंडक्टर है और इससे इस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस इज द एरिया ए। ठीक है, तो हमारा करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा इस केस में, आई बाई ए। एरिया हम वो एरिया लेंगे जो इस चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर हो। ऐसा नहीं कोई भी एरिया उठा के लाके पुट कर दे, नहीं, एरिया हम वही लेंगे जो इस, जैसे कि चार्ज फ्लो हमारा किधर होगा, इस क्रॉस सेक्शन से हमारा चार्ज फ्लो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो एरिया बचा उसी एरिया को लेंगे जो इस चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो अच्छा, जब भी करंट डेंसिटी निकालेंगे तो करंट किस में रखेंगे, एम्पियर में, और एरिया किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें करंट डेंसिटी पूछे तो हम करंट को किस में पुट करेंगे, एम्पियर में, और एरिया को किस में पुट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। जो भी क्वांटिटी हमें डिराइव करनी होगी वो हमारी एसआई यूनिट में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एक क्वेश्चन है, मान लो एक कंडक्टर ही है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ऐसे कुछ दिया होगा। ठीक है, और करंट हमारा सेम आई फ्लो कर रहा है, इसका एरिया क्या है, ए। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। ये क्रॉस सेक्शन वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा इस आई अपॉन कौन सा एरिया लेंगे, जो इस चार्ज फ्लो इस कंडक्टर से कैसा होगा, चार्ज फ्लो कैसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, ये एरिया लेना पड़ेगा, दैट इज ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट डेंसिटी मेजर करते समय हमेशा हमें उस एरिया को लेना है जो चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर हो। ऐसा वैसा कोई भी एरिया उठा के उसमें मत पुट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन है, एस सी वर्मा में एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन में, ज़्यादा टफ नहीं है। दैट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन बीम, एन इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन अपर्चर है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एरिया में फ्लो कर रहा है जिसका एरिया क्या है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट कितना है, करंट इज गिवन एज हैज एन अपर्चर, हाँ करंट नहीं दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। यानी कि कोई भी क्रॉस सेक्शन लो तो पर सेकेंड में 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी, हमें कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। अब सबसे पहले उसमें आई निकालना, आई कितना होगा, अच्छा पर सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आई कैलकुलेट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब टी हमारा 1 सेकेंड दिया हुआ है, क्यू हमारा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम इज 1 सेकेंड। तो हमारा करंट क्या आ गया, 9.6 × 10⁻⁻13। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आप करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। आई कितना हो गया, 9.6 × 10⁻⁻13।
और एरिया की बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मुझे नहीं लगता कोई इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, तो आप सिंपल क्वेश्चन है आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। कंडक्टर में हमारा करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि करंट में कंडक्टर में देयर आर सो मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी से इन जनरल लैंग्वेज देयर आर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन कंडक्टर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि मान लो एक कंडक्टर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स, वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करता है इन कंडक्टर में। क्यों मूव करता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होता है सभी को पता है, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का जो जनरल पाथ होता है रैंडम होता है, किसी भी तरीके से ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, जिग जैग मोशन जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस तरह जिग जैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे तुम अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, किसी भी टाइम की पे कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस चार्ज से इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाते होंगे, उतना ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से इस डायरेक्शन में आते होंगे। तो किसी टाइम टी में हमारा जो नेट चार्ज जो फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारा करंट भी क्या होता है, जीरो। करंट भी क्या होता है, जीरो। ठीक है, जब तक क्रॉस सेक्शन को नेट चार्ज हमारा पास नहीं करेगा, हमारा करंट क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है v इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई स्मॉल e, 3kT बाई स्मॉल e, where m is the mass of electron, k is the Boltzmann constant and T is the temperature in Kelvin। ठीक है, ये कैलकुलेट करने पे हमारा जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आता है। 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आता है। सो मच हाई स्पीड इज देयर। ठीक है, बस इस स्पीड की वजह से हमारा कोई करंट नहीं होता है, क्योंकि इसी टाइम टी में जितना चार्ज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाता है, उतना चार्ज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो नेट फ्लो हमारा चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, ये रैंडम और जिगजैग मोशन क्यों होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ड्यू टू कोलिजन विद द लैटिस एटम्स। जो भी एटम्स उसमें कंडक्टर्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलिजन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा मोशन जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे इस कंडक्टर में हमने कोई भी पोटेंशियल या कोई भी सेल बैटरी हमने अप्लाई नहीं किया होता। अब ना सेल हम अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के क्रॉस पे, इसमें क्या चेंज आ जाएगा,
क्या चीज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बैटरी बैटरी या सेल हम बोले, एक 20 वोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया 20 वोल्ट, तो क्या करेगा, ये कंडक्टर की क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पे हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स होगा ना। कोई भी चार्ज हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। ये मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन मुझे मालूम है कि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हाँ स्टूडेंट, हाँ कहाँ पे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये इंटू कैपिटल, ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, मुझे पता है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो देगा दो वेलोसिटी होंगी, एक ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी और एक होगा इसके वजह से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में हमारा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मूव करता रहेगा। रैंडम मोशन भी होता रहेगा, उसका जिगजैग मोशन भी होता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो आगे भी बढ़ता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो हमारा आई किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे मूव करता हुआ फिर से वापस ऐसे फिर से कंडक्टर में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो एक वेलोसिटी हम निकालते हैं vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो रैंडम मोशन जिगजैग मोशन करता रहेगा और फिर से उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसमें एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 नहीं होगी, तो उसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, उसको और भी बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ एज्यूम्पशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट एज्यूम्पशन ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि आफ्टर कोलिजन जो इनिशियल वेलोसिटी होगी एवरी इलेक्ट्रॉन की वो 0 हो जाएगी, जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है किसी पॉइंट से कोलाइड करते हुए, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर कोलिजन उनका एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट किया जाए तो दैट कम्स एज 0, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि देखो हमने फोर्स जो निकाला है वो एक इलेक्ट्रॉन पे निकालने हैं, एवरेज वेलोसिटी हम एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम एवरेज वेलोसिटी हम एज्यूम करेंगे किस सबका, सभी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हम यू क्या मानेंगे, 0, यू क्या मानेंगे 0, ठीक है। फोर्स क्या है, E इंटू कैपिटल ई, एक्सीलरेशन ऑफ E क्या हो जाएगा, E कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक टर्म डिफाइन होता है टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन होने से जस्ट पहले का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, E कैपिटल E अपॉन m E। अब हम अगर BD निकालें, वेलोसिटी निकालें, वो क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू U प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। क्योंकि कोलिजन के फिर बाद हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ए क्या हो जाएगा, A ऑफ E इज E कैपिटल E टाउ बाई m E,
ठीक है। तो वी डी क्या आ गया, ई वी डी मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम ई। अगर हम डायरेक्शन के टर्म्स में लिखें, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वी डी क्या आ जाएगा, वी डी इक्वल टू, क्योंकि वी डी क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम ई माइनस, ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, ई इज वेरिएबल, ठीक है। ई इज वेक्टर, ई जो वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा वेग वेलोसिटी होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक और चीज है, बी क्या था हमारा, बी इज द पोटेंशियल ऑफ सेल, बी इज द पोटेंशियल ऑफ सेल। अगर इस कंडक्टर का लेंथ एल मान लें, तो इसके क्रॉस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ठीक है। और हमारा जो बैटरी जो अप्लाई किया था उसका वोल्टेज कितना था, V, एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाई N, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसी कंडक्टर के क्रॉस हो रहा है, तो हम यहाँ E को क्या कर सकते हैं, V बाई N। तो यहाँ से VD क्या आ जाएगा, VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाई एम ई इंटू वी बाई एल, ठीक है स्टूडेंट। तो पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।